हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट में एक सैम्पल पेपर डाला है और इस सैम्पल पेपर को 2022-23 के जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसके पैटर्न के हिसाब से उन्होंने अपडेट किया है। तो इस पैटर्न को हम समझेंगे क्योंकि कोरोना के समय पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया था और जो बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए ये है कि लास्ट टाइम का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का हुआ था हाफ ईयरली, और फाइनल एग्ज़ाम भी 40 मार्क्स का हुआ था। जो फर्स्ट हाफ 40 मार्क्स का हुआ था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही थे सिर्फ, और सेकंड हाफ में बाकी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। तो लेकिन फिर भी अब जैसे कि सेशन फिर से नॉर्मली चल रहा है, तो इस बार हम देखेंगे कि जो पेपर है वो 80 मार्क्स का हो चुका है अब, और टाइम भी है वो 3 आवर्स का हो चुका है, जबकि लास्ट टाइम वो 1.5 आवर का हुआ था। तो जो कुछ इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने दिए हैं उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1 to 12 यानी 1 से 12 तक मल्टीपल चॉइस है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और सब क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के ईच। जो नेक्स्ट है वो है कि 13 से 18 तक जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो 13 से 18 2 मार्क्स और 50 वर्ड्स की उनकी वर्ड लिमिट है। जो फोर्थ है उसमें दिया गया है कि 19 से 23 तक, सो 19, 20, 21, 22, 23 यानी 5 क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे और वो 100 वर्ड से ज़्यादा के नहीं लिखे जाएंगे। इसके बाद 24, 24, 25, 26 यानी 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्या होंगे, या तो पैसेज पे होंगे या कार्टून बेस्ड होंगे या मैप बेस्ड होंगे। यानी आपको पेपर में पैसेज भी आएगा, कार्टून भी आएगा और मैप भी आएगा, और उसी के हिसाब से आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है लॉन्ग आंसर टाइप है, ये है 27, 28, 29, 30 यानी 4 क्वेश्चन ये भी होंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और ये 170 वर्ड्स यानी 170 वर्ड से ना तो ज़्यादा होने चाहिए और थोड़े बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत कम चल सकता है। तो इसके अलावा अब हम देखेंगे कि जो लास्ट है इंटरनल चॉइस, यानी ये जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है इनमें क्या होगा कि 27 जो क्वेश्चन होगा उसी में 2 ऑप्शन होंगे, ऐसी 28 में 2 ऑप्शन, 29 में 2 ऑप्शन, 30 में 2 ऑप्शन, और आप इन 2 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगे उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सैम्पल पेपर और देखते हैं कि सेक्शन 1 में आपके पास क्या क्या है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए, जैसा कि हम सेक्शन ए में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, 12 मार्क्स का क्वेश्चन वो दिखा रहा है, और 12 मार्क्स का मतलब ये है कि अब हमें 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग बिगिंस इन 2009 लेटर टर्न इनटू अ डैश। तो इसका ऑप्शन क्या है कि अरब स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरब स्प्रिंग था क्या। अरब अरब से हमें पता चलता है कि ये अरब इन कंट्रीज में शुरू हुआ होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि अरब 2009 में ये शुरू हुआ स्प्रिंग। तो ये जो 2009 में शुरू हुआ, ये शुरू कौन सी कंट्री से हुआ। क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बहुत सारे बन सकते हैं। सीबीएसई ने अगर ये टॉपिक दिया है तो जरूरी नहीं है कि एज इट इज यही आंसर यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2009 में अरब स्प्रिंग कौन से कंट्री से शुरू हुआ। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ये शुरू हुआ ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया वो देश है जहां से ये शुरू हुआ। शुरू होने के पीछे कारण क्या था, ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था। तो सबसे पहले जब ये शुरू हुआ तो ये शुरू हुआ एक आदमी ने, वहां पे जो गवर्नमेंट थी ट्यूनीशिया की वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी। करप्ट होने की वजह से लोगों को वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और वहाँ पे एक लोकल वेंडर जो था सब्जी वाला, उसने क्या किया, अपने आप को आग लगा दी।
तो जैसे ही उसने खुद को आग लगा दिया तो वहां की पब्लिक में एक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन शुरू हो गया, एक बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक मूवमेंट शुरू हो गया, जिसके बाद कि वहां पे रिजीम चेंज हो गई। तो अब देखो रिजीम चेंज हो गई, तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझो कि अरब स्प्रिंग बिगेन इन 2009, है ना। तो शुरू हुआ कैसे हुआ, शुरू हुआ एज ए वो सोशल मूवमेंट, पर जब वो शुरू हुआ था तो सोशल मूवमेंट था, लेकिन 2009 के बाद जब इस आदमी ने इसे आग लगा दी खुद को, तो उसके बाद वो किस में बदल गया, पॉलिटिकल मूवमेंट में। और आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल मूवमेंट, क्योंकि उसने रिजीम चेंज कर दी वहां पे। ठीक है, तो इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अरब स्प्रिंग कौन कौन से देशों में आगे ये फैला। तो शुरू हुआ ये ट्यूनीशिया से, आगे ये गया इजिप्ट। इजिप्ट में एक रूलर था जिसका नाम था हुस्नी मुबारक, उसके रूल से लोग वहां पे परेशान थे, तो उसको वहां से रिजीम चेंज किया गया। और इजिप्ट के बाद ये गया लीबिया। लीबिया में थे मोहम्मद गद्दाफी। तो गद्दाफी जो थे वो बहुत ही एक डेस्पोटिक रूलर की तरह उनको दिखाया गया है, और ये दिखाया गया था कि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे। तो इस वजह से फिर ये अरब मूवमेंट धीरे धीरे ट्यूनेशिया, इजिप्ट, लीबिया तक फैलता गया, और आगे फिर ये टर्की तक भी गया। तो इस तरीके से ये मूवमेंट चला। तो इस अरब स्प्रिंग के ऊपर अगर एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से कोई भी आ जाए तो इतनी इन्फॉर्मेशन में ये सॉल्व हो सकता है। अगर ये 2 या 3 नंबर में आए तब भी हम इसको इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड कूप इन द ईयर 1991। अब देखो 1991 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 1991 ही वो साल है जहां पे सोवियत डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी सोवियत संघ का विघटन होता है। और सोवियत संघ, जैसे कि हम जानते हैं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना, जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो कोल्ड वॉर शुरू हुआ 2 सुपर पावरों के बीच में, एक थी यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। तो ये 2 चीजें हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 1991 में उस समय पावर में कौन था, तो पावर में थे मिखाइल गॉर्बाचेव। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। देखो अब और ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। जोसेफ स्टालिन, ये 1945 का जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद के ये उस समय के ये लीडर हैं, तो ये 1991 में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमने देखा बोरिस येल्सिन, ये 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन डिवाइड हो जाती है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तब जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं रशिया के, ये वो हैं। तो बोरिस येल्सिन 1991 के बाद के प्रेसिडेंट हैं, तो ये भी उस समय कूप में नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आंसर होगा मिखाइल गॉर्बाचेव। माना यह जाता है कि इस कूप को एक और नाम से कहा जाता है अगस्त कूप। इसमें क्या था कि जो हार्ड लाइनर यानी जो कट्टर वो थे कम्युनिस्ट, उन्होंने, क्योंकि गोर्बाचेव ने 2 पॉलिसीज को स्टार्ट किया था, ये भी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि उनकी 2 पॉलिसीज कौन कौन सी थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर। तो एक थी प्रेस्टोरिका, जिसका मतलब था कि हमें क्या करना है, अपनी पॉलिटिकली जो स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करना है, रीस्ट्रक्चरिंग। दूसरा है रिस्ट्रक्चरिंग, यानी ये पॉलिटिकल रिफॉर्म भी था एक तरीके का, यानी हमें कम्युनिज्म को छोड़कर जो कि कम्युनिज्म का मतलब ये था कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड या फिर गवर्नमेंट सेंटर्ड ही सारी जो इंडस्ट्रीज थी, सब जो प्रोडक्शन का जो सेंटर था वो गवर्नमेंट होगा, उसको हटा के हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपने साथ लाना था। दूसरा था ग्लासनोस्ट, इसका मतलब था ओपननेस। तो ओपननेस क्या करनी है, हमें अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म करने हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने हैं, यानी कि अपनी इकोनॉमी को, जो कि कम्युनिज्म में क्या था कि क्लोज्ड इकोनॉमिक
का सिस्टम था उसको ओपन इकोनॉमी करना है और हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ खुद को जोड़ना है। तो ये दो कहाँ से शुरू हुए? मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में, ठीक है, प्रेसिडेंट बनते हैं और 1985 में जब वो अपना एक भाषण देते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन जो कि आज इतना पिछड़ रहा है हर मामले में, उसके दो कारण है। एक है कि उसके इकोनॉमी, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा हार्ड लाइनर हो चुका है, कम्युनिज्म बहुत हार्ड हो चुका है, उसके ऊपर हावी हो चुका है। और दूसरा उसकी इकोनॉमी जो है उसको रिफॉर्म की जरूरत है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ उसको, ताकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ सके। तो इस वजह से मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ कूप कर गया किन्होंने? हार्ड लाइनर कम्युनिस्टों ने। लेकिन बोरिस याल्स्टिन ने भी इस कूप को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट किया या उसके अगेंस्ट में रहे, और ये कूप सिर्फ 2 दिन का रहा, 2 डेज, और 2 दिन के बाद फिर से गोर्बाचेव वापस ऑफिस में आ गए। तो ये इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, एशियान वे। आशियान, ठीक है, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी फुल फॉर्म आशियान। तो आशियान जो है वो कब फॉर्म हुआ था? तो हम देख लेते हैं। ये हुआ था 1967 में। किसके तहत? बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। इनिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन में देखो क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं कि आसियान के 5 परमानेंट जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले है उसमें इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। ये सारे एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। इन्होंने इसको फाउंड किया था 1967 में। बाद में इसमें 5 और देश ऐड हो गए थे जिनको हम कहते हैं कि +5, है ना। उसमें है, एक है ब्रूने, एक है कंबोडिया, एक है लाओस, एक है हमारा पड़ोसी म्यांमार, और लास्ट है वियतनाम। तो ये 5 टोटल ये हो गए 10। तो इस तरीके से ये 10 बना। एशियन, सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन एशियन वे क्या है? अब एशियन वे है क्या? इसमें कहता है कि क्या ये एक रिफ्लेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ एशियन मेंबर? लाइफ स्टाइल नहीं, क्योंकि लाइफ स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है इसका, हर देश का अपना अपना लाइफ स्टाइल है। उसके बाद क्या है? डिफेंस पॉलिसी फॉलोड बाय एशियन मेंबर। क्या ये सिर्फ डिफेंस है? तो सिर्फ डिफेंस नहीं है, इसमें डिफेंस भी है लेकिन सिर्फ डिफेंस नहीं है, तो इसलिए डिफेंस नहीं है। और क्या ये एक फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल है दैट कनेक्ट्स ऑल एशियन मेंबर्स? नहीं, ये भी नहीं है। इसमें क्या है? सबसे जो क्लोज जो है आंसर वो है ये, इट इज एन इनफॉर्मल कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग एशियन मेंबर। इनफॉर्मल है और कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेशन है, क्योंकि एशियन वे के 3 प्रिंसिपल्स थे। 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि नॉन इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है कि एशियन वे के प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, इंटरनल अफेयर में, इंटरनल अफेयर जो भी होगा किसी देश का, उसके उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी देश। दूसरा था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, किसी की भी बॉर्डर्स को कोई टच नहीं करेगा, ठीक है, उसके बॉर्डर्स को ऑक्यूपाई, उसके बॉर्डर्स के ऊपर कैप्चर नहीं करेगा। और तीसरा है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सोवरेन इक्वालिटी। सोवरेन इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सब देश आपस में एक दूसरे के बराबर माने जाएंगे, चाहे वो पॉपुलेशन में छोटे हो, एरिया वाइज छोटे हो,
या फिर उनकी इकोनॉमी वाइज वो जैसे भी डिफरेंसेस हों, वो सब सोवरेनली क्या होंगे, इक्वल माने जाएंगे, हर देश को इक्वल राइट दिया जाएगा। तो ये जो 3 बेसिक एशियन प्रिंसिपल हैं, उसके हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है वो यही बनता है कि ये कोऑपरेटिव इंटरेक्शन था, कि देश आपस में किस तरीके से अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं कोऑपरेटिवली। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज दैट रिफ्यूज्ड टू अडॉप्ट ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। तो अब ये हमें देखना है मैस्ट्रिच, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच हुई कौन से साल थी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये हुई थी फरवरी 1992 में, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच का काम क्या था, इसका काम था यूरोपियन करेंसी को, जो यूरो है उसको यूरोपियन कंट्रीज में कॉमन करेंसी बनाना, ठीक है। और किस कंट्रीज ने, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि किसने इसको रिफ्यूज किया था। तो देखो रिफ्यूज, इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज की बात है तो यूएस जो है वो एक अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, इसीलिए ये इसमें नहीं हो सकता। सेम लॉजिक कनाडा नहीं हो सकता क्योंकि ये भी नॉर्थ अमेरिकन है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है ब्रिटेन एंड फ्रांस, दूसरा है डेनमार्क और स्वीडन। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और इन्फॉर्म अगर हैं तो हम देखेंगे कि 1992 में जब ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच हुई तो उसके बाद हर कंट्री को ये रेटिफाई करना था अपने देश से, यानी अपने देश में भी इसको पास करवाना था देश की संसद से, ठीक है। तो डेनमार्क ने क्या किया, इसके ऊपर वोटिंग करवाई, रेफरेंडम किया अपने देश में, और रेफरेंडम में ये निकला कि डेनमार्क की पॉपुलेशन ने इसको अडॉप्ट करने से मना कर दिया। दूसरा कंट्री है स्वीडन। स्वीडन ने क्या किया, स्वीडन यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही 1994 में बना, तो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच में इसका होना नामुमकिन था क्योंकि ये 1992 की ट्रीटी है, तो स्वीडन 1994 में बना। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये हमारा आंसर जो है वो डेनमार्क और स्वीडन है, ठीक है। बाकी फ्रांस एंड यूरोप, फ्रांस वाज वन ऑफ द कंट्री जो कि ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच में था, और ब्रिटेन भी था, ठीक है। लेकिन 2020 में ब्रिटेन ने एक अपने यहाँ फिर से रेफरेंडम किया कि उसे यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए, और उसने क्या किया, इससे बाहर निकल गया, यानी वो यूरोपियन यूनियन से अब 2020 में बाहर निकल गया ब्रेक्सिट के थ्रू। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे, और इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।